तो रमाकांत जी मोस्ट वेलकम। हमारे क्लासमेट हैं, डॉक्टर कर्णवाल। ये भी सनातन धर्म के बड़े प्रेमी हैं और तमाम इस तरह के अभियान करते रहते हैं जिसमें मोदी जी आके इनोवेशन वगैरह करते हैं। हमारा तीनों गुण जो आपने बताए हैं ये सिर्फ भौतिक गुण ही तो हुए। आध्यात्मिक के लिए निश्चय गुणियों की बात की उन्होंने। इन तीनों गुणों से जब ऊपर जाएंगे तब वो गुणातीत अवस्था जो प्राप्त होती है। तो वेदों ने, इसीलिए हम कहते हैं कि वेद जो है वो कर्मकांड में, छंद और उसमें करके कर्मकांड के रूप में सिर्फ हमारी भौतिक उपलब्धियों के लिए वेद, वेद की संरचना जो है 90% हमारी वेद की संरचना, वेद के जितने भी वाक्य कहे गए हैं वो हमारे अपने सुखानुभूत के लिए है। आप इतने क्वालिफाइड हैं और इतना अच्छा कंप्यूटर पर भी काम करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। जनरली सीनियर सिटीजन्स तो मोबाइल को ऑपरेट करने में या लाइक एंड सब्सक्राइब करने में भी उनको परेशानी होती है। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे ये लगता है डॉक्टर साहब कि ये जो हम लोग नॉन कन्वेंशनल लोग आ गए हैं जिन्होंने ये सब्जेक्ट अपनी स्टूडेंट लाइफ में नहीं पढ़ा है और अब रुचि हाँ जागृत हुई है, वो उसको बहुत सब्जेक्ट हाँ सरल तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और अ, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है कि सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनका कुछ हाँ जी। कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग में होना चाहिए। हमारे देश के जितने हम्म, भी नागरिक हैं उन्हें ये महसूस करना चाहिए कि हमारा कितना गौरवमयी इतिहास था और हमारे पूर्वज कितने जानकार थे। तो मैं हाँ जी। समझता हूँ डॉक्टर साहब कि हाँ जो वैदिक थ्योरी है ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, वो निश्चित हाँ रूप जी। से बहुत परफेक्ट है। आई थिंक ज़्यादा चेंजेस शायद नहीं आए होंगे अभी तक और वही प्रिवेल कर रही है इस परफेक्ट में कुछ बताते हुए। और जो आपने स्लाइड शो दिया है वो उसको मैं शेयर कर दूंगा जब आप कहेंगे। और आपका बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे महाभारती चैनल पे और मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत पुनः। थैंक यू सर। और मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड व्यूअर्स ऑफ वंदे दिस मातरम। चैनल। जी और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जी कि वो लाइक बटन को प्रेस करें और इसको सबसे, इस चैनल को, माँ भारती चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें जी जी उन अपने सब जानकारों को जिनको कि इस टॉपिक में रुचि है। जी जी तो तो सबसे पहले मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि जहां से मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर की है और उनको मेरा हार्दिक धन्यवाद है, मेरा डीप ग्रेटिट्यूड है। जी और स्पेशली मेरा ग्रेटिट्यूड ब्रह्मांड विज्ञान नामक का एक चैनल है और दूसरे भी यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके मेरा खास धन्यवाद है। और मेरे बाकी जो दूसरे सोर्सेज हैं वेद पुराण और महाभारत के, स्पेशली महाभारत के लास्ट के 2 अध्याय हैं। जी जी नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, तो आज का टॉपिक है सीक्रेट्स ऑफ वैदिक साइंस। राइट तो ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है और इसको एक छोटे से इंटरवल में ये पॉसिबल नहीं था, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी बिल्कुल बेसिक्स समझाने की कोशिश करूंगा। जी जी और वैदिक साइंस में बहुत सी तरक्की हुई है जो कि हमारे से 1000 गुना ज्यादा साइंस में एडवांस थे। जी जैसे कि डिवाइन वेपन जिनको दिव्यास्त्र कहते हैं। मेरा आज का टॉपिक वैसे मैंने सोचा हुआ था कि डिवाइन वेपन्स पे, दिव्यास्त्र पे करूंगा। दूसरा कि स्पेस ट्रेवल, कि कैसे हमारे ऋषि मुनि और जो हमारे भगवान थे वो एक लोक से दूसरे लोक में कैसे ट्रेवल करते थे। जी फिर तीसरा है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। यस ऑफ कोर्स, एज पर वैदिक साइंस
द कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ द यूनिवर्स, जो कि प्रमाणित है कि किस तरह से कितना पुराना ये यूनिवर्स है, कितने साल पहले बना था और कैसे कैसे इसमें चेंजेस आए हैं। उसके बाद में जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इनके भी उन्होंने ड्यूरेशन दिए हुए हैं और हम कलयुग के कौन से साल में चल रहे हैं। और इसी यही नहीं है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स के ऊपर भी जो कि अथर्ववेद में इसका मेंशन किया हुआ है, पूरा इकोनॉमिक्स भी इसमें वो है। नेक्स्ट प्लीज। सो चूंकि पॉपुलर डिमांड पर मैंने आज का जो टॉपिक रखा है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एज पर वैदिक थ्योरी। नेक्स्ट प्लीज। तो वैसे तो आज के जितने भी साइंटिस्ट हैं ये सब बहुत रिसर्च, कई दशकों से रिसर्च कर रहे हैं, पर उन्होंने सिर्फ थ्योरीज ही दी हैं। और जो सबसे ज्यादा प्रचलित थ्योरीज हैं, बिग बैंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, पल्सेटिंग थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड ऑफ कोर्स ये वैदिक थ्योरी जो कि हमारे वैदिक साइंस में दी गई है। तो जो स्ट्रिंग्स जो थ्योरी है, मैं देख रहा था कि ये स्ट्रिंग थ्योरी और वैदिक थ्योरी में बहुत सी समानताएं हैं। स्ट्रिंग में भी वो कहते हैं कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ थ्रेड, धागे की तरह से है, जो कि बहुत माइन्यूटेस्ट पार्टिकल जो होता है। और वो धागा जो है, जो स्ट्रिंग है, वो कोई भी शेप में मोल्ड कर किया जा सकता है, और जिसकी वजह से, और वो पूरे स्ट्रिंग्स ने एक वेब बना रखा है जिसको जाल कहते हैं, जिसमें कि सारा का सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और इन्हीं स्ट्रिंग्स के वाइब्रेशन से पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट प्लीज। भैया लाइट ठीक कर लो, हमारी लाइट तो चली गई है। हाँ हाँ। थोड़ी सी लाइट लेकर राइट सर। तो अभी तक हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इतनी रिसर्च करने के बावजूद भी वो सिर्फ एलिमेंट्री पार्टिकल्स तक ही वो डिस्कवर कर पाए हैं। एटम मॉलिक्यूल्स, उसके बाद में जो उससे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेप्टॉन्स, क्वार्क्स और ये जो बोसॉन्स हैं, इससे आगे अभी तक वो कोई भी माइन्यूटेस्ट पार्टिकल्स इनसे ज्यादा नहीं डिस्कवर कर पाए हैं। नेक्स्ट। पर वैदिक थ्योरी के अनुसार ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बाद में उससे छोटे होते हैं पार्टिकल्स। जहां तक हमारे मॉडर्न साइंस जो साइंटिस्ट हैं, जहां तक वो पहुंचे हैं, पर उस जो वैदिक साइंस के अनुसार उससे भी माइन्यूट है वायु तत्व, जो कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर कहलाता है। और उससे भी माइन्यूट है स्पेस, जो कि स्पेस के बाद में उससे माइन्यूट है मनस तत्व। मनस तत्व से भी माइन्यूट है अहंकार तत्व, और उससे माइन्यूट है मह तत्व। और फाइनली ये सबसे जो छोटा है वो है प्रकृति। प्रकृति। नेक्स्ट पेज। अब हमें देखा है कि हमें बहुत ख्याल करते हैं कि भाई ब्रह्मांड की मतलब पेरिफेरी कहाँ है, कहाँ ब्रह्मांड खत्म होता है या नहीं होता है, या वो अनंत है, इनफाइनाइट है। परंतु जो हमारे वैदिक साइंस में लिखा है कि अगर हम ब्रह्मांड की पेरिफेरी में पहुंचे तो फिर उसके बाद में आप वायु तत्व का एक लेयर मिलेगा ब्रह्मांड के चारों, और वायु तत्व पे आप अगर चलेंगे उसके पेरिफेरी पर, तो आपको पेरिफेरी के बाद में वहां पे स्पेस तत्व मिलेगा, एक चारों तरफ से उसका जो सर्कल किया हुआ है। और स्पेस के बाद में मनस तत्व है, और मनस तत्व के जब हम अंतिम छोर पे पहुंचेंगे तो वहां पे आपको अहंकार तत्व मिलेगा, और उसके बाद में महत तत्व है, और लास्ट में प्रकृति है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, जो कि हमारे गलत धारणा है। उसके बाद भी बहुत सारे स्पेसेस हैं, जो मैटर्स हैं, जिनकी वजह से पूरा का पूरा ये सृष्टि बनी हुई है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सृष्टि को ईश्वर ने भी नहीं
बनाया है, सिर्फ ब्रह्मांड को बनाया है, ये बाकी चीजें नहीं बनाई हैं। नेक्स्ट। नहीं डॉक्टर साहब, ये मुझे ब्रह्मांड तो समझ में आ रहा है, वायु तत्व भी समझ में आ रहा है, स्पेस भी समझ में आता है। ये मनस तत्व, अहंकार तत्व, महर तत्व और फिर प्रकृति बाद में कैसे है? प्रकृति तो नेचर कहलाती है, और ब्रह्मांड का क्या नहीं, जी। ये जो प्रकृति है ये फंडामेंटल मटेरियल है, जिसको आप कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल। ओके। ये रॉ मटेरियल है जो कि पूरे सृष्टि में फैली हुई है, इसका कोई अंत नहीं है, ना इसका जन्म होता है, ना इसका मरण होता है, ना ये खर्च होती है, ना ये बढ़ती है, और ये बिल्कुल इनएक्टिव स्टेट में रहती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इसके जो वो हैं, इसमें ना तो कोई चार्ज है प्रकृति में, और ना कोई मास है, ना कोई टाइम है, टेम्परेचर नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, निष्क्रिय रूप से है, ना कोई वाइब्रेशन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब हम देखते हैं कि प्रकृति की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता है शाश्वत, ये हमेशा रहा है और रहेगा। और क्रियाहीन, क्रियाहीन में देखेंगे कि आप पूरे प्रकृति में 64 अक्षर इनफाइनाइट नंबर्स में बिखरे पड़े हैं, वो भी सब इनएक्टिव पड़े हुए हैं। आप ये समझ लीजिए जैसे बहुत बड़े गोडाउन में ये सब चीजें सब कुछ पड़ा हुआ है, पर किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, तो इनएक्टिव स्टेट में पड़े हुए हैं। जो अग्राह्य इंद्रिय है, इसका मतलब ये है कि हम उसको अपनी जो इंद्रियां हैं, टच, टेस्ट, स्मेल, साउंड जो होता है, हियरिंग है और स्मेल, इनसे हम उसको नहीं पहचान पाते, देख पाते हैं। और अव्यक्त का मतलब है जिसका कोई जन्म ही नहीं होता, क्योंकि ये तो हमेशा सदा से रही है, और इसको ईश्वर ने नहीं बनाया है। ये प्रकृति को ईश्वर ने नहीं बनाया है, ये मैं इसको एम्फसाइज करना चाहता हूँ। और स्वाभाविक अवस्था जैसे फंडामेंटल स्टेट जो होती है, ये जड़ तत्व, जड़ मीन्स बिल्कुल इनएक्टिव है, इसकी कोई क्वालिटीज मैनिफेस्ट नहीं करती, इसके जो कोई गुण है वो मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। योनि, योनि का मतलब है जैसे कि माँ योनि में अपने एक बच्चे को उत्पन्न करती है, ठीक इसी प्रकार प्रकृति भी एक योनि के रूप में है, जिसमें से पूरी की पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और जब प्रलय आती है, डिस्ट्रॉय होकर वो सीधी की सीधी योनि में यानी प्रकृति में समा जाती है। और सत्व में काल्पनिक नहीं है, ये अकाल्पनिक है। नेक्स्ट। सो इसमें पहला जो स्टेज है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जिसको हम कहते हैं कि ओरिजिन कहां से हुआ, तो ओरिजिन ये है कि जो 64 अक्षर पड़े हुए हैं निष्क्रिय रूप में, उसमें से सबसे पहले ये ओम शब्द जो होता है, ये वाइब्रेशन, ओम वाइब्रेशन को ब्रह्मा जी ने एक्टिवेट किया था। जब ये एक्टिवेट किया तो इसके वाइब्रेशंस बनने लगे, और यही मेन सोर्स है पूरे यूनिवर्स के उत्पत्ति के। नेक्स्ट प्लीज। तो अब जैसे ओम रूपी वाइब्रेशंस जो है, जिसको हम काल तत्व भी कहते हैं, जब वो एक्टिवेट होती हैं तो उसके, जब ये बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में एक्टिवेट होती है तो उससे मनस तत्व एक्टिवेट हो जाता है, और मनस तत्व जब एक्टिवेट होता है तो उसके बाद में ये व्याति छंद की क्रिएशन होती है। तो ये जो व्याति छंद है और मनस तत्व है, यहीं से संसार की, पूरे ब्रह्मांड की वो उत्पत्ति की शुरुआत होती है। यही मूल कारण है, जो तत्व हैं जिससे कि उत्पत्ति हुई है हमारे पूरे ब्रह्मांड की। नेक्स्ट प्लीज। अब सेकंड, जैसे मैंने कहा था, सेकंड स्टेज है एक्टिवेशन ऑफ मनस तत्व। अब आप देखिएगा कि ये जो मनस तत्व है, तो ये जो मैं एक चीज बताना भूल गया था कि जब ईश्वर के मन में एक कामना आई, उनके मन में इच्छा जागी कि वो एक पूरी सृष्टि बनाना चाहते हैं,
तब जाके उन्होंने ओम के वाइब्रेशंस को एक्टिवेट किया, जो कि प्रकृति में अनगिनत रूप में पड़े हुए थे। और जो ये इसको हम काल तत्व कहते हैं, और जिसमें कि सारे जो 64 अक्षर जैसे होते हैं, उसके बाद में ओम के एक्टिवेशन से ये पूरे जो 64 अक्षर हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसको कि हम मैं तत्व कहते हैं। और जब ये मैं तत्व एक्टिवेट होता है तो उसके बाद में ये जब एक्टिवेटेड हो जाते हैं तो उसको, उस स्टेज को कहते हैं अहंकार तत्व। तो अब इससे ही आप समझ सकते हैं कि जो मनस तत्व जो है वो ओम, दैट इज काल तत्व, और मनस तत्व से ही उत्पत्ति हुई है इनकी। और ये नेक्स्ट प्लीज। तो अब मनस तत्व जब एक्टिवेट हो जाता है और उससे, अब उसके साथ ही साथ जब हमारा ये अहंकार तत्व भी दोनों जब एक्टिवेट होते हैं तो उससे वे व्याति छंद की उत्पत्ति होती है, ये जो वाइब्रेशंस हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये 7 तरह के व्याति छंद होते हैं, और जैसे हम गायत्री मंत्र में भी देखा होगा, ओम भूम भवस्य, है ना, भू भव भवस्य, तो वो उसी का ही एक वो है, एग्जाम्पल है, जो कि उसको वेरीफाई करता है। तो भू तत्व जब इसका ये बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो जाती है तो इससे इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, क्वार्क पार्टिकल्स की क्रिएशन होती है। भू तत्व जो है, भूव तत्व से स्पेस की उत्पत्ति होती है। स्व तत्व से ये फोटॉन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्ट्रॉन्ग वीक दोनों के दोनों वेव्स, और प्लैनेट्स और स्टार्स भी इनसे ही बनते हैं, स्व तत्व। मैं तत्व पूरे सबको, जितने भी वाइब्रेशंस हैं उनको इंटैक्ट रखता है। और जन तत्व जो है वो भू भुव स्व मह तत्व को एक इंटैक्ट रखता है बाकायदा। और जो तत्व है वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है, जितने भी बाकी 6 जो ये हैं हमारे व्याधि छंद के जो प्रकार हैं। और जो फाउंडेशन है पूरे 7 का, वो सप्तम तत्व से होता है। नेक्स्ट प्लीज। तो अब जो है सबसे पहले ये 7 जो हमने देखा, ये वाइब्रेशन, तरह के वाइब्रेशंस, पहले तो उनकी उत्पत्ति हुई, उनसे अलग अलग स्पेस, पार्टिकल्स, एलिमेंट्स, और बाकी जो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की उत्पत्ति हुई है। तो स्टेज 4 से मानव प्राण रूपी वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट। अब ये 11 तरह के प्राण रूपी वाइब्रेशंस हैं। उनका नाम है प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, सुतात्मा, वायु, धनंजय, नाग, कूर्म, कृकल और देवदत्त। हमारे एक पहले किसी वीडियो में एक स्पीकर ने हमें बताया था कि 5 जो प्राण होते हैं वो मेन प्राण, उनको हम मेन प्राण कहते हैं, दैट इज प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। पर असली में 11 तरह के प्राण होते हैं, और सब प्राणों का जो वाइब्रेशंस हैं इनकी, तो वो उनके फंक्शंस और क्वालिटीज बिल्कुल अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट। तो ये जैसे मैंने बताया था कि जो मेन जो 5 हैं, जो कि इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। नेक्स्ट प्लीज। तो अब जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, ये जितने भी प्राण रूपी वाइब्रेशंस हैं, ये जो सबसे पहले जो है इसकी सूत्रात्मा वायु नामक प्राण रूपी वाइब्रेशन की उत्पत्ति होती है। और ये एक जाल के रूप में है, जो कि सारे मैटर्स को, है ना, एक यूनाइट करके रखता है, और इसमें बहुत ही मिनिमल वाइब्रेशन होता है। जहां तक धनंजय का सवाल है, धनंजय जो है वो, उसका कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में
ओम का वाइब्रेशंस होते हैं, उसी के प्रेजेंस में इसकी उत्पत्ति होती है। और इसकी स्पीड जो है लाइट से भी 4 गुना ज्यादा होती है, जो कि अभी तक तो साइंस ने ऐसा कुछ नहीं खोज पाई है। तो और इसी के उससे ये जितने भी स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज हैं, ये अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं। प्राण तत्व ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राण और अपान। प्राण तत्व जब होता है, जब ये जब महज तत्व में जब वो ओम रूपी स्पंदन की हो जाती है, स्पीड जब मैक्सिमम हो जाती है, तब ये प्राण तत्व का उत्पत्ति होती है। और इससे अट्रैक्टिव फोर्सेस की उत्पत्ति होती है। सो जैसे हमारे शरीर को अगर देखें तो अट्रैक्टिव फोर्सेस मीन्स कि जो हम अंदर जो भी लेते हैं, तो वो है जैसे कि इनहेलेशन, सांस के अंदर खींचने की प्रक्रिया है, वो प्राण तत्व की वजह से ही होती है। नेक्स्ट प्लीज। अपान, अपान जो है वो भी, उसका भी जो इसके बाद में प्राण के बाद में अपान का उत्पत्ति होती है, और ये रिपल्सिव फोर्स होती है। तो प्राण अट्रैक्टिव फोर्स ही, ये रिपल्सिव फोर्स है, और ये दूसरे प्राण रूपी वाइब्रेशंस को अलग अलग रखती है। और दोनों में, प्राण और अपान, दैट इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस में, दोनों में बिल्कुल एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। और इसी के कारण, जो अपान बल के कारण ही ये एक्सेलेशन, जब हम सांस छोड़ते हैं, डिफिकेशन, यूरिनेशन, ये सब जो हमारे शरीर में जो प्रक्रियाएं होती है, वो अपान प्राण रूपी वाइब्रेशन से ही होती हैं। और बाकी इसमें और तो कुछ नहीं है। बाकी जैसे समान है, समान में ये डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है। उदान, उदान जो है ये हमेशा दूसरे जितने भी फोर्सेस हैं उसके है ना विपरीत डायरेक्शन में काम करता है, दैट इज ऑपोजिट। दैट मींस ये ऑलवेज एक्ट्स अपवर्ड्स। तो जैसे अगर हम बॉडी का अपने सोचेंगे, तो जैसे वॉमिटिंग है, बर्प्स हैं, यानी कि जिसको हम डकार बोलते हैं, और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड, ये सब उदान की वजह से होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो नेक्स्ट स्टेज है क्रिएशन ऑफ मास रूपी वाइब्रेशंस। नेक्स्ट। तो अब हमने जो देखा था कि प्राण रूपी वाइब्रेशंस के बाद में ये मास रूपी वाइब्रेशंस की उत्पत्ति होती है। और जब प्राण और अपान के 30-30 वाइब्रेशंस होते हैं, अब इन्होंने यूनिट का कहीं भी मेंशन नहीं किया, ये वाइब्रेशंस पर सेकंड है, पर मिनट है, ये तो कुछ नहीं है। पर जब 30-30 बार ये प्राण और अपान के वाइब्रेशंस होते हैं, तो इससे मास रूपी वाइब्रेशंस की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट। अब 12 तरह के मास रूपी वाइब्रेशंस हैं, मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नभस, नभस्य, ईश, ऊर्ज, सहस, सहस्य, तपस, तपस्य। नेक्स्ट। अब ऋतु रूपी वाइब्रेशंस की उत्पत्ति इज द स्टेज, नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट प्लीज। तो अब जो है ये जब ऋतु रूपी वाइब्रेशंस की उत्पत्ति हो जाती है, तो इससे डायरेक्शंस बनते हैं। डायरेक्शंस जो हम ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये जो डायरेक्शंस हैं, ये उनकी उत्पत्ति होती है इनसे। और ये भी मैटर होते हैं, ये कोई ऐसे नहीं होता, ये भी पूरे मैटर होते हैं। अगर आप देखेंगे तो जैसे ऋतु हैं, ऋतु के नाम से अब 6 प्रकार के ऋतु होते हैं। वसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद, हेमंत, शिशिर, ये 6 प्रकार के जो ऋतु होते हैं। तो वो वसंत है, मधु और माधव से मिलके बनते हैं, इनके वाइब्रेशंस के जब मिलते हैं, शुक्र और शुचि वाइब्रेशंस को मिलने के बाद से ग्रीष्म ऋतु की वो होती है। और नभस, नभस्य से वर्षा, और इसी प्रकार जैसे आप देख रहे हैं, तो अलग अलग ये ऋतु रूपी वाइब्रेशन को मिलाकर इनसे, इनके जो कॉम्बिनेशंस हैं, उससे अलग अलग प्रकार की ऋतुओं जो है उनकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट प्लीज।
जो अब सेकंड जो लास्ट स्टेज है वो है छंद रूपी वाइब्रेशन की उत्पत्ति। नेक्स्ट, अब जो छंद रूपी वाइब्रेशंस है, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि जो व्याति छंद जो था वो सबसे पहला, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट छंद था, जिसको जो है पूरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सार है, उसका जो बेसिक फंडामेंटल ओरिजिन है, वो छंद जो थी, व्याति छंद वो थी। अब इसके जो होते हैं, ये मनस तत्व में उत्पन्न होते हैं और ये वेद मंत्रों के रूप में उत्पन्न होते हैं। ये मैं आखिर में भी समझाऊंगा आगे जाके। और यही सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया में मुख्य वो भूमिका निभाते हैं। इसी से ही ये जो छंद हैं, इनसे ही स्पेस, मास, चार्ज, लाइट, फोर्स वगैरह की उत्पत्ति होती है। और इन्हीं वैदिक मंत्रों से और वैदिक छंदों से पूरी सृष्टि बनी हुई है। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ मंत्रों के से ही सृष्टि बनी हुई है। और ये सारे मंत्र जो हैं, ये जो 64 अक्षरों जो पढ़े थे, उन्हीं के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ही मंत्र बने हैं। अब मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, कि जैसे ब्रह्मास्त्र है, दिव्यास्त्र है। दिव्यास्त्र अगर देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई शक्ति नहीं होती, पर उनको उसमें शक्ति जो है, उनकी क्वालिटीज, उनके डिस्ट्रक्टिव पावर को उसमें एक्टिवेट करने के लिए मंत्रों की जरूरत पड़ती है। जिसको मंत्र आता है वही उसको एक्टिवेट कर सकता है, चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, चाहे कोई भी दूसरा वस्त्र वो अस्त्र हो। उसको एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ मंत्रों की से ही उनको एक्टिवेट किया जा सकता है। आपने जैसे सीरियल्स में देखा होगा, महाभारत के सीरियल में, रामायण के सीरियल में, कि नॉर्मल तरकश में से नॉर्मल एक बाण निकाला और उसमें, पर वो चलाने से पहले वो मंत्र पढ़ते थे और उसी मंत्र से उसकी सारी शक्तियां एक्टिवेट। नेक्स्ट, तो इसी तरीके से जैसे ये मंत्र लिखे हुए हैं, जो छंद है, छंद के गायत्री छंद का जैसे लिखा हुआ है, ये सारे मंत्र हैं। छंद का मतलब है कि हर लाइन में जितनी भी मात्राएं हैं, वो उनकी जो नंबर ऑफ मात्रा है वो सब सेम रहती हैं। अगर किसी में 11 मात्राएं हैं तो 11 ही, बाकी वो लाइंस में भी 11 मात्राएं ही मिलेंगी। आप खुद देख सकते हैं इसको करके। नेक्स्ट प्लीज। तो अब जो है छंद है, जो वैसे तो इसका क्लासिफिकेशन कई तरीके से होता है, पर जो मेन, जो सबसे जो कॉमन जो क्लासिफिकेशन है, वो उसमें 7 तरह के छंदों का नाम दिया गया है। गायत्री छंद, उष्दिक छंद, अनुष्टुप, बृहतव्रती, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती। ये 7 तरह के छंद इनका नाम है जो क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट प्लीज। तो और हर छंद के 8 प्रकार होते हैं। तो 8 प्रकार का मतलब वो 56 तरह के छंद हो गए। 8 सते 56, 56 तरह के हो गए। तो हर छंद के जो 8 प्रकार हैं, वो देवी, प्राजापत्य, याजुषी, सामनी, आसुरी, आर्ची, आर्षी और ब्राह्मी है। ये जो 8 हैं, ये हर छंद के टाइप्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो अब जब दिखेंगे कि हर छंद के प्रकार जो है, उनमें अलग अलग अक्षर होते हैं। वो फिक्स्ड उनके अक्षर होते हैं जिससे कि वो छंद बनता है। जैसे अब हम एग्जाम्पल में देखें, से फॉर एग्जाम्पल गायत्री छंद, तो आर्षी गायत्री में 24 अक्षर होते हैं और देवी में सिर्फ एक ही होता है जिसमें कि ओम आ जाता है। आसुरी गायत्री, आसुरी छंद में 15 अक्षर होते हैं। और आप जैसे देख रहे हैं आगे आगे अलग अलग जो छंद हैं और अलग अलग उनके जो सब कैटेगरीज हैं, सब में अलग अलग आप देखेंगे कि अक्षर हैं। तो इस तरह से इन्हीं अक्षरों को मिलाकर असंख्य रूप में मंत्र हैं। और मंत्र की भी तभी ये काम आते हैं कि मंत्र की भी एक स्पेसिफिक फोनेटिक्स, यानी कि उसका उच्चारण
उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल वही होनी चाहिए जो कि उसकी प्रॉपर्टी है, तभी वो काम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि पूरी की पूरी जो सृष्टि बनी हुई है इन्हीं मंत्रों से बनी हुई है। तो इसके अलावा तो और नहीं है। हाँ, मैं कुछ और एक दो चीजें, अभी चूंकि समय तो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं और भी एक दो चीजें बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट ले लीजिए। हाँ, ये जो प्रकृति की हमने बात की थी, जो कि फंडामेंटल स्टेट है, जो कि सो कॉल्ड रॉ मटेरियल है, जिससे कि पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसके भी कुछ गुण हैं, 3 गुण हैं, जिसमें सत्व है, रजस और तमस है। सत्व का मतलब गुडनेस, रजस इज पैशन और तमस इज डार्कनेस। अब नेक्स्ट प्लीज। ये जो तीनों गुण हैं, तो ये तीनों गुण जो हैं प्रकृति के, ये निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं प्रकृति के अंदर, और इनमें एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, जो कि फिक्स्ड रहता है, जिससे कि वो स्टेडी स्टेट मेंटेन कर सके। पर सांख्य दर्शन में ये लिखा है कि एक जैसे हमारी प्रकृति है, जिसमें जो कि बिल्कुल इनएक्टिव है, उसमें कोई वो नहीं है, एक्शन नहीं है, उसमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। तो दूसरा एक और भी है, तत्व है, जिसको पुरुष तत्व बोलते हैं, जो कि कॉन्शियस एनर्जी है, और जो कि हमारे जीवन को और रियलिटी को चलाती है। तो ये कहते हैं कि अगर जब भी ये प्रकृति पुरुष के कांटेक्ट में आती है, इंटरैक्ट करती है, तो ये जो इक्विलिब्रियम है तीनों गुणों का, सत्व, रजस और तमस का, ये डिस्टर्ब हो जाता है। और उसके डिस्टर्ब होने से उसके बाद में और भी तत्व बनते हैं, जिससे और उसी से ही तत्व जो बनते हैं, जब इसका यूनिवर्स का क्रिएशन होता है, तो उसी के एक प्रोसेस में तत्व भी बन जाते हैं, जो कि 23 प्रकार के कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो अब आप देखेंगे इसमें प्रकृति से इसके जो वो जो है प्रकृति से जो बने हैं, इसमें इंटेलेक्ट, जिसको बुद्धि कहते हैं, जैसे पहले भी बताया है, अहंकार, ईगो, मनस, मनस मीन्स माइंड, और उसमें इंद्रियां हैं। अब इंद्रियां भी 3 प्रकार की होती हैं। 5 होती है ज्ञानेन्द्रियां, जिससे कि हम किसी चीज को देख सकते हैं, किसी को फील कर सकते हैं, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और जो 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, वो दृष्टि है, श्रवण है, स्वाद है, गंध और स्पर्श। और 5 तन मूर्ति भी होती हैं, जो कि जिसके कि 5 उससे महाभूत पंच तत्व जो बनते हैं, वो हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा सृष्टि की रचना होती है। और मेरे ख्याल में मैंने सब कुछ कंसाइज तरीके से पूरा मैंने इसको कंट्रोल कर दिया है। तो अभी अगर किसी के कोई प्रश्न हो। आज हमारे रमाकांत रमाकांत पांडे जी आए, पांडे, उसके लिए हाँ बहुत बहुत पांडे जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और मुझे सुनकर ये भी बहुत और भी ज्यादा खुशी हुई कि आप जो तो जो आप बहुत प्रकरण ज्ञानी हैं सनातन नहीं धर्म के। नहीं नहीं, मैं आपसे तो पहले मुझे क्षमा बहुत चाहता हूँ सीखने को आपसे, मिलेगा। मैं पहले क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हुआ व्यस्तता की वजह से कार्यक्रम में, तो मैं लेट हाँ हो गया हूँ, वही। तो पूरी तरह से आपको सुन नहीं पाया। जो आखिरी हाँ स्लाइड जी, मैंने देखा, उसमें 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय की जो बात किया है आपने, वो मेरा ख्याल है हाँ जी, उलट गया है। कर्मेंद्रिय जो है वो आंख, कान, नाक, वो है। ज्ञानेंद्रिय जो है वो दूसरे हैं, मतलब उनका उनके विषय है, वो जो आपने लिखा है कि दृष्टि और वो सब विषय है। तो हाँ वो मेरा ख्याल है, उस स्लाइड को चेक करिएगा, नंबर 1 कि कर्मेंद्रियां जो हैं ये हैं, हमारी कर्मेंद्रिय है आंख, नाक, कान, त्वचा, और ये कर्मेंद्रिय है, ये ज्ञानेंद्रिय नहीं, ये हाँ कर्मेंद्रिय जी। है। ठीक है। इन्हीं से तो हम कर्म कर रहे हैं, हाथ पैर और जो भी हैं हमारे,
हाथ हाँ पैर जी। आंख नाक कान। तो चलिए ये चर्चा के लिए बहुत वो है। बहुत साधुवाद रमाकांत जी। हाँ, अगर नंबर दो, गीता में कहा गया है कि त्रैगुणीय विषया वेदा निश्चय गुणियो भवार्जुन। तो बिल्कुल सही। ये तीन गुण जो हैं, तीन गुण जो हैं, सत्व रजस तमस। फिर मैं सुन नहीं पाया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मैं क्या बोलूं। ये तीन